ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का साइंस का प्रैक्टिस सेट 46 यानी कि 46 लेके आप सभी के सामने हाजिर हूं। तो चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे 45 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसके झा रेलवे साइंस प्रैक्टिस करके आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ मैं वहीं आप सभी को प्रोवाइड करा देता हूं, ये रिवीजन में आपको बहुत काम आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, अगर कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, यानी कि वेक्टर मात्रा कौन है। तो वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं वेक्टर को हिंदी में हम कहते हैं सदिश। ये वेक्टर जो है इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। सदिश यानी सदिश क्या होता है, बहुत वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दिशा और परिमाण किस में होगा, समय में होगा नहीं होगा, तापमान में होगा नहीं होगा, दूरी में होगा नहीं होगा, वेग में होगा। यानी कि विस्थापन और दिशा और परिमाण इसमें दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक और चीज़ है, वेग, हम वेग किसे कहते हैं, तो एकांक समय में तय की गई दूरी या विस्थापन कह सकते हैं। तय की गई दूरी या विस्थापन को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। अब आशा करता हूँ आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, और छोटा और छोटा, इससे छोटा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। ए, जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही रहता है। तो जी का मान जो होता है चंद्रमा पर पृथ्वी के उसके मान के समान ही होता है। दूसरा कह रहा है 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 kg वाले दो द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन है। दूसरा कह रहा है कि बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के आधा कर देने पर दुगना हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जी का मान पृथ्वी पर उसके समान होता है नहीं होता है। 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलोग्राम का बल को द्रव्यमान के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा, यानी कि F बराबर अगर जी m1 m2 लगाएंगे तो ये इतना होगा, नहीं हो पाएगा। बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है नहीं होता है। ये क्या होता है, ये आपका होता है कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के आधा कर देने पे दुगना हो जाएगा। तो ये हमने बहुत पहले कहा भी है कि अगर F बराबर Gm1m2/r² है, अगर हम त्रिज्या को आधा कर देंगे तो ये आधा का मतलब है r/2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये r²/4 हो जाएगा। ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो F न्यू बराबर क्या हो जाएगा, 4F हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आधा कर देने पर दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा कर देने पर दोगुना नहीं होगा, ये चौगुना हो जाएगा। आधा कर देने पर ये दुगुना नहीं चौगुना हो जाएगा, यहाँ पे मिसिंग है। ये दुगुना थोड़ी हो रहा है, ये तो आधा कर देने पे चौगुना हो जा रहा है। तो कथन गलत है। क्या कह सकते हैं कि ये भी कथन गलत है। तो केवल दो वस्तुओं में वर्ग मानी होता है, दो वस्तुओं के मध्य उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर दुगना हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या केवल डी सत्य हो सकता था, यहाँ दुगना नहीं होके अगर चौगुना होता तो, क्योंकि ये क्या हो जा रहा है, चौगुना हो जा रहा है। तो इसका आंसर इसमें कोई नहीं है, बात को आप समझ जाइए। अगर ये दुगना की जगह चौगुना यहाँ पर रहता तो आंसर हमारा ऑप्शन सी यानी कि केवल डी हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दुगना दिया है तो मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, वो कौन सा बल है। तो अपकेंद्री बल जो होता है वो क्या होता है, वो धक्का देता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अपकेंद्री बल जो होता है वो बाहर की तरफ ये करता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अपकेंद्रीय बल पे वॉशिंग मशीन भी काम करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। वॉशिंग मशीन भी अपकेंद्रीय बल पे काम करता है, ठीक है, वो एक उदाहरण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं, इनमें परमाणु अपेक्षाकृत अधिक दूरी पे होते हैं, या इनकी सतहें परावर्तित होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए धातु ऊष्मा की सुचालक क्यों होती हैं कि इनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब जब बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है। जल का आयतन क्या होता है, पहले तो बढ़ता है, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होता है, फिर वहाँ से डिक्रीज हो जाता है। तो पहले क्या होता है, पहले कम होता है और उसके बाद क्या होता है, बढ़ता है और फिर कम हो जाता है। तो पहले क्या होता है, पहले ये आयतन पहले कम होगा, फिर उसके बाद बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहले कम होता है और उसके बाद बढ़ जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर का परिस्थिति यानी फ्रीजर, इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का परिस्थिति फ्रीजर इसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जिससे वह रेफ्रिजरेटर में नीचे लगे तब संपीड़न से दूर रहे, क्योंकि ऐसा सुविधाजनक है, जिससे ये संवहन द्वारा समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को क्या कर सके, ठंडा कर सके। तो यही तरीका है कि जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारा भीतरी भाग को, जितने भी भीतर का भाग होता है उसे ठंडा कर सके। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर फ्रीजर को ऊपर नहीं लगाया जाए तो रेफ्रिजरेटर में रखी वस्तु क्या हो जाएगी, ठंडी होने में बहुत समय लग जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका डैश कहा जाता है। गर्त की गहराई को क्या कहा जाता है, एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका आयाम कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। श्रृंग और गर्तों का निर्माण, अनुप्रस्थ तरंगों में श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है, अनुप्रस्थ तरंग जो होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरम और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, ध्वनिक सुरक्षा, श्रव्य सुरक्षा, अवशोषण या अपवर्तन। तो ये आपका ध्वनिक सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है, तो दबाव से प्रभावित ध्वनि की गति पर दबाव का कोई भी प्रभावित नहीं होता है। ध्वनि क्या है, अब मान लीजिए जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ, इस पर क्या दबाव कुछ पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस पर दबाव इफेक्टलेस है, क्या है, यानी कि कोई भी दबाव इससे प्रभावित नहीं हो सकती है। तो ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो तेज तथा डैश हो जाती है। देखिए जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है वह तेज तथा नॉर्मल से क्या हो जाती है, वो दूर भागती है। क्या हो जाती है, नॉर्मल के से दूर झुक जाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर। दूर भागती है या झुक जाती है, दोनों कह सकते हैं। ये इसमें नॉर्मल से दूर झुकता है लिखा हुआ है, तो वो दूर भागती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप में जोड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध डैश बढ़ जाता है। अब देखिए समानांतर में जोड़ा गया है, यानी कि ये रहा 10 ओम के एक, इसके पैरेलल में 10 ओम के एक और जोड़ दिए, ठीक है। और इसके तीसरे प्रतिरोधक इसके साथ एक और 10 ओम के जोड़ दिए, ठीक है। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, इसको हमने बी पॉइंट में, ठीक है।
तो हमारा आंसर क्या होगा? ये क्या है? पैरेलल में है। पैरेलल में जब ये रहता है तो हम क्या करते हैं, पैरेलल में 10 10 क्या हो जाएगा, 10 10 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि 1/r इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये क्या हो जाएगा, r1 इंटू r2 प्लस r1 प्लस r2 क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा, 10 10 20 ऊपर हो जाएगा 10 गुना 10/20। ठीक है, 1 0 से 1 0 2 5 10, यानी कि ये टोटल क्या हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। अब ये 5 ओम हो जाएगा तो ये सीरीज में है, ये सीरीज में दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो 15 ओम क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? जब 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन हो तो प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु की संख्या के, यानी कि जितना प्रोटॉन की संख्या है उतना ही क्या हो जाएगी, परमाणु की संख्या हो जाएगी। तो 10 हमारा क्या हो जाएगी, परमाणु की संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रकाश विद्युत अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया या फोटोवोल्टिक अभिक्रिया? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन रेलवे में, एसएससी वगैरह में पूछा गया है। ठीक है, देखिए एक और चीज़ है कि हाइड्रोजन बल का निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बल का जो निर्माण होता है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा पर आधारित होता है। ठीक है, अगर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अति उच्च ताप लगभग 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, बहुत ताप ज़्यादा होता है। ठीक है, कितना पे होता है, 10 लाख डिग्री सेल्सियस पे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह डैश का लवण होगा। देखिए अगर पीएच मान अगर 12 होता है तो ये क्या होता है, ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार होता है। दुर्बल अम्ल होगा और क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के ऋणायनिक जल अपघटन का एक उदाहरण है। क्या होता है, ऋणायनिक जल अपघटन का एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन के एक अपरूप नहीं है, यानी कि अपरूप नहीं है। कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट है, डायमंड है, फुलरिन है, लेकिन कोयला जो है वो कार्बन का एक अपरूप नहीं है। ठीक है, ये कोयला जो होता है कोल कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। क्या होता है, अक्रिस्टलीय अपरूप है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को डैश वाली शुष्क नली के माध्यम से क्या होता है, निकालना होगा। यदि मौसम बहुत आर्द्र हो जाता है तो आपको उत्सर्जित गैस को किससे निकालना होता है, CaCl2 से। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग जल शोषक पदार्थ या डिहाइड्रोलिक एजेंट के रूप में भी हम क्या करते हैं। ठीक है, चलिए और इसे क्या करते हैं, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह क्या हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम के शोधन की प्रक्रिया में पेट्रोलियम गैस किस तापमान पर प्राप्त होता है। तो पेट्रोलियम गैस 40 डिग्री से लेके 205 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जो है ये प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से भी हम जानते हैं, पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2CO प्लस O2 2COO का एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रिया है 2CO प्लस O2 मिलके क्या बना दिया, 2CO। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक नया यौगिक को बना देंगे, नया यौगिक की रचना कर देंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ देखिए 2CO
प्लस O2 मिलकर एक नया यौगिक का निर्माण कर दिए 2CO, तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो संयोजन अभिक्रिया यही होता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक नया यौगिक की रचना कर देते हैं, उसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है। अब देखिए अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, NH4NO3। ये अमोनियम क्या होता है, नाइट्रेट होता है। ये N2O यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस 2H2O का ये करता है। तो तापीय अपघटन के दौरान ये क्या हो जाता है, अमोनियम नाइट्रेट N2O और H2O उत्पन्न करता है, N2O और H2O उत्पन्न करता है। तो N2 और H2O कौन सा हो जाएगा, N2O और H2O, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूत्रीय विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज। तो देखिए मेटाफेज जो होता है विभाजन के दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र के मध्य रेखा पर स्थित होता है, मेटाफेज। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस अवस्था में तुर्क धागे का निर्माण हो जाता है। इस पर क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमेयर द्वारा धागे के बीच आकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल होता है। सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, तो प्रश्वसन और निश्वसन यही शामिल होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए कोशिका में श्वसन की क्रिया को क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, या स्पिंचर मांसपेशीय के मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बीच मौजूद होने पर, या मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर, या मूत्राशय के आसानी से नहीं भरने पर। देखिए क्या होता है, जब मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर ही जब आपको ज़्यादा तेज मूत्र लगा हो तो उस त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं जब आपके मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण होने पर। ठीक है, यानी कि ये चीज़ होना चाहिए तभी आप पेशाब को यानी कि मूत्र को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा होता है। तो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक जो होता है वो होता है प्लेसेंटा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। प्लेसेंटा के द्वारा यानी ही बच्चे को पोषण तथा उत्सर्जन संबंधित कार्य क्या होता है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान जो प्लेसेंटा होता है पोषण तथा उत्सर्जन दोनों का कार्य करता है। क्या करता है, पोषण तथा उत्सर्जन दोनों को काम करता है। ठीक है, और जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद बच्चे के शरीर से क्या किया जाता है, प्लेसेंटा को काट कर फेंक दिया जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा को जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको काट के फेंक दिया जाता है। ठीक है, जिसे गांव देहात भाषा में बोला जाता है कि नर कटाई जो होता है उसी को बोला जाता है प्लेसेंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक नहीं है, सूरज का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन सा नहीं है, तो ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है सबसे पहले अधिक लाल प्रकाश में तथा सबसे कम बैंगनी प्रकाश में होता है। हरा प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 जल से मुक्त होता है। क्या होता है, O2 जो है जल से मुक्त होता है। नेक्स्ट, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं। तो हिस्टामिन स्रावक जो है वो संयोजित ऊतकों में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए मानव शरीर में हिस्टामिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। मानव शरीर में जो है हिस्टामिन जो होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है
और हिस्टामिन की अधिकता पौधे तथा पशुओं में देखा जाता है, यानी पौधे तथा पशुओं में हिस्टामिन अधिक देखा जाता है। ठीक है। और हिस्टामिन जो है मनुष्य के शरीर से में एक संदेशवाहक का कार्य करता है, यानी हिस्टामिन जो है एक संदेशवाहक यानी कि मैसेंजर के तौर पे काम करता है, तो संयोजी ऊतक में पाया जाता है। ठीक है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।